अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं इस असाइनमेंट को जो MA2 की 11B असाइनमेंट है, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। तो यहाँ पे अब जो है सारे के सारे क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, मेरे अपने बने हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि उनको एक तरह से एग्जाम स्टाइल के बनाने की। तो इसमें आप देखोगे कि हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ऐसा होता है जो थोड़ा सा आपका ट्रिकी होता है। तो आंसर भी इसी तरह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंसर आपके पास कोई ये रैंडम नंबर्स नहीं लिखे हुए, ये आपके पास वो वाले आंसर हैं जो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, जो स्टूडेंट ने गलत कैलकुलेशन करके आ सकते हैं। तो बड़ी इस पे मेहनत लगी थी इस असाइनमेंट को बनाने में मुझे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह एक बार मेहनत हो जाए तो फिर अब ये अब हर स्टूडेंट के अब ये काम आ सकती है। तो अब जो है, अब इसमें बहुत ही एक तो डिटेल में टेस्टिंग है, मतलब जॉब एज कॉस्टिंग बहुत डिटेल में है। तो इवन F2 लेवल तक भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर उसके बाद अच्छा M2 में भी इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आ सकते हैं बिल्कुल। तो अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे, अब चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब उसमें वो हमसे क्या मांग रहा है। व्हाट सेलिंग प्राइस शुड द बिजनेस कोट टू कस्टमर वाई फॉर जॉब 45। आपके पास जॉब बैच कॉस्टिंग के अंदर जो चीज आपसे पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब MA2 में, MA1 में तो सिर्फ टोटल कॉस्ट पूछता था। MA1 में क्या पूछता था, सिर्फ टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन वो आपसे मांगता था। इस वाले MA2 में और F2 के अंदर वो अब आपसे मांगता है सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन भी मांगता है। मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप टोटल कॉस्ट आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद उसमें प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन के थ्रू आप उसमें ऐड करोगे, फिर आपके पास आएगी सेलिंग प्राइस। तो आपने इन 3 स्टेप्स के थ्रू आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। स्टेप 2, कैलकुलेट प्रॉफिट यूजिंग मार्कअप और मार्जिन। ठीक है, मार्कअप दिया होगा, मार्जिन दिया होगा। ये मार्कअप और मार्जिन वाला जो टॉपिक है, ये भी आपका रिपीट होने वाला टॉपिक है। ये आपका F3 में भी आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी रिलेटेड है। F7 में भी आपका 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम में, आपके F7 के एग्जाम में भी आपका मार्कअप मार्जिन से रिलेटेड होता है। और ये इतनी कैलकुलेशन है जितनी आपको मैंने सिखाई थी। तो उसमें हमने लास्ट वाली क्लास में तो हमने मार्कअप मार्जिन को अपनी डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट लिख देता हूँ। शॉर्टकट क्या है, तो सेलिंग प्राइस यूजिंग मार्कअप का शॉर्टकट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, और फिर सेलिंग प्राइस यूजिंग मार्जिन, ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो इनको आप रट लो बेशक, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सेलिंग प्राइस यूजिंग मार्जिन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मार्जिन परसेंटेज। ठीक है, तो ये वाले फार्मूलाज आप याद रख सकते हो। फिर उसके बाद स्टेप 3 में आप क्या करते हो, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। बस ये हमारे पास सिंपल तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जॉब और बैच क्वेश्चन। ठीक है, फॉर जॉब या बैच क्वेश्चन। अच्छा, फिर अब इसमें कुछ और बेसिक्स बातें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने एक बात ये याद रखनी है कि टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप जॉब या बैच कॉस्ट कार्ड बनाते हो। तो अब ये कैसे बनेगा, उसके लिए अब आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को प्लस करके आएगा प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद आएगा आपका प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर उसके बाद आएगी आपके पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर उसके बाद ये आपकी होगी प्राइम कॉस्ट और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। और फिर उसके बाद आप ऐड करते हो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर आपके पास आती है टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया। अच्छा, तो अब जो है आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने बस ये फॉर्मेट आपने यूज करना है। अभी याद देखोगे मैं इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करता रहूंगा। तो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब आपसे सेलिंग प्राइस मांग रहा है, तो उसके लिए अब आपका क्या चीज है, किस चीज की सेलिंग प्राइस मांग रहा है। कस्टमर वाई को हम क्या कोड करें, क्या सेलिंग प्राइस कोड करें फॉर जॉब 45। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो मैंने कॉस्ट कार्ड बनाया ना, ये अब आपका बनता किसके लिए है, ये अब आपने इसका बनता है एस्टीमेट देने के लिए कस्टमर को।
या फिर आपको देना, या फिर आपके लिए आप एक्चुअल कॉस्ट आप इकट्ठी कर रहे होते हो। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट क्यों इकट्ठी करते हो, तो क्या आप अपने अकाउंट्स के अंदर आप पुट करो। तो एस्टिमेट आपने आप क्यों करते हो, क्योंकि आपने कस्टमर को देनी होती है एस्टिमेटेड प्राइस। तो अब इसके लिए अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो डायरेक्ट मटेरियल है, क्या इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट आपको पता होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉस्ट पता होगी। ठीक है, क्योंकि आपका ये क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब आपने 45, आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी जॉब है, कोई भी बैच आपने स्टार्ट किया, तो आपको पता होगा कि आपको मटेरियल उस पर कितना यूज हो रहा है, क्योंकि आप मटेरियल रिक्वेस्ट ही आप तब करोगे जब आपका जॉब या बैच शुरू होगा। तो मटेरियल रिक्वेस्ट आप कर रहे होगे अपने वेयर हाउस से, तो इसका मतलब है कि आपका सारा का सारा कहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद होगा, कितना मटेरियल यूज हुआ, मटेरियल मटेरियल रिक्वेजिशन नोट के ऊपर वो मौजूद होगा। ठीक है, मटेरियल रिक्वेजिशन नोट के ऊपर। तो आपको डायरेक्ट मटेरियल का आपको एक्जैक्ट अमाउंट पता होता है, डायरेक्ट लेबर का भी एक्जैक्ट अमाउंट पता होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस का भी एक्जैक्ट अमाउंट पता होगा। लेकिन ओवरहेड का आपको सिर्फ शेयर आप इसमें ऐड करते हो, इंक्लूड करते हो, ना ही बजटेड इंक्लूड करते हो, ना ही एक्चुअल इंक्लूड करते हो, आप उसका शेयर इंक्लूड करते हो। यही चीज नेट प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए, इसका सिर्फ शेयर इंक्लूड किया जाता है, ना ही एक्चुअल या बजटेड आपका नहीं इंक्लूड किया जाता। ठीक है, एस्टीमेट को हटा के एस्टीमेट या बजटेड एक ही बात है। तो बजटेड के साथ आप ज्यादा फेमिलियर हो, तो मैं बजटेड लिख लेता हूँ। ठीक है, तो चलो इस बात को मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख लेता हूँ कि आपके पास ये वाला आपके पास बजटेड या एक्चुअल होते हैं, ये वाला आपके पास हमेशा एब्सॉर्ब वाली फिगर होती है, और ये वाली भी एब्सॉर्ब फिगर होती है। ठीक है, बजटेड कब होगी कि जब आपने सिर्फ एस्टिमेट देना हो कस्टमर को, और एक्चुअल तब होगी जब आप एक्चुअल कॉस्ट कार्ड बना रहे हो। ठीक है, एक्चुअल फिगर्स को यूज करके। तो बस एक ये बात है यहाँ पे। अच्छा, फिर अब चलते हैं अब इस क्वेश्चन वन पे। ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन वन को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। सॉरी। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। तो अब हम जॉब बैच बैच कॉस्ट कार्ड हम किसके लिए बना रहे हैं, फॉर जॉब 45। जब शुरू में लिख लेते हैं इसको, जॉब 45 कॉस्ट कार्ड। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल अब हम देखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना यूज हो रहा है। 20 मीटर्स एट $15 पर मीटर। ठीक है, $15 पे। अब आपकी ये डिटेल्स हैं कि डॉलर के 20 मीटर्स यूज हो रहा है एट $15 पर मीटर। ठीक है, शुरू में आपको बताया हुआ कि बिजनेस क्या करता है, bespoke फर्नीचर बनाता है। bespoke का मतलब है ऑन ऑर्डर या कस्टमाइज। तो कस्टमाइज फर्नीचर बनाता है। उसके बाद आपको OARs दिए हुए हैं 2 कॉस्ट सेंटर्स के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, मैन्युफैक्चरिंग के और फिनिशिंग के। फिर आपको जॉब 45 की डिटेल्स दी हुई हैं। तो मटेरियल का लिखा हुआ है 20 मीटर्स लगता है एट $15 पर मीटर। तो हम क्या करेंगे, 20 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय $15 पर मीटर, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। डायरेक्ट लेबर पे आते हैं, डायरेक्ट लेबर सॉरी, डायरेक्ट लेबर पे अब क्या है, 30 आवर्स लगते हैं एट $12 पर आवर। तो 30 मल्टीप्लाई बाय $12 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय $5 हो जाएगा। ठीक है, 30 आवर्स स्पेंड की है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, उसके लेबर को आप कितना पे करते हो, $12 पर आवर आप पे कर रहे हो। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 10 आवर्स स्पेंड किए, उसके लेबर को आप कितना पे करते हो, $5 पर आवर। तो हमने उनसे मल्टीप्लाई कर दिया उनके रेलिवेंट रेट के साथ। 410 आ गई हमारी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। फिर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर। डायरेक्ट एक्सपेंस का लिखा हुआ 5 आवर्स ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर एट $15 पर आवर। तो 5 आवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा $15 से, तो ये हमारे पास हो गया 75 डायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, प्लस करते हैं, 785 प्राइम कॉस्ट आ गई। अब प्रोडक्शन ओवरहेड पे चलते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड की रफ वर्किंग हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसमें 2 तरह के हैं, मैन्युफैक्चरिंग है और फिर फिनिशिंग है। अच्छा, अब जो है, अब आपको जो इसका रेट है ना, वो अब आपको रीड करना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका रेट क्या है मैन्युफैक्चरिंग का, OAR है, मतलब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, $3 पर मशीन आवर। तो $3 पर मशीन आवर। और इसका क्या है, इसका है फिनिशिंग डिपार्टमेंट का है $4 पर लेबर आवर। ये मैं आपको अब देखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये साथ में मशीन आवर या लेबर आवर लिखना, अदर से मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अब आपका फॉर एग्जाम्पल यूसेज, अब आपने देखना है यूसेज कितना हो रहा है। तो अब यूसेज कितना हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब आपने ये देखना है कि ये अब आपका जो ओवरहेड जो जनरेट होता है, इस बात को आप और से समझना। देखो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कितना ओवरहेड आपका जनरेट हो रहा है, तो वो आपका जनरेट होता है $3 ओवरहेड आपका जनरेट होता है पर मशीन आवर कंज्यूम्ड। हर एक मशीन आवर जो आपका रन होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, तो उसमें आपका ओवरहेड कितना जनरेट होता है, $3 का ओवरहेड आपका जनरेट होता है। तो अब जॉब 45 पे कितना शेयर जाना चाहिए, कितना एब्सॉर्ब होना चाहिए। तो वो एब्सॉर्ब होना चाहिए जितने घंटे जॉब 45 पे मशीन आवर्स लगे हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। और से फिर से रिपीट करूं मैं इस बात को गौर से सुनना।
क्या बात कही है मैंने कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हर एक घंटा जो आपका काम होता है मशीन आवर का, उसमें आपका ओवरहेड कितना जनरेट होता है, $3 का। तो अब जॉब 45 पे कितना ओवरहेड जाना चाहिए? तो वो डिपेंड करेगा कि जॉब 45 पे कितने मशीन आवर्स कंज्यूम हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। तो इस पे डिपेंड करेगा। तो अब हमने देखना है कि कितने मशीन आवर्स यहाँ पे स्पेंड हुए हैं। तो टोटल मशीन आवर्स टू बी वर्कड इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आर 8000 आवर्स। 0.5% ऑफ दीज आवर्स आर फ्रॉम जॉब 45। इसका क्या मतलब है? टोटल मशीन आवर्स जो आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो काम हुए हैं वो कितने हैं? 8000 आवर्स हैं। उसका 0.5% वो किस पे हैं? जॉब 45 पे हैं। तो इसका मतलब है कि जॉब 45 के मशीन आवर्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में वो कितने हैं? वो है इज इक्वल टू 8000 टोटल आवर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.5%। तो इसका क्या आंसर आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 40। 40 आवर्स आपके क्या हैं? मशीन आवर्स स्पेंड हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ऑन जॉब 45। तो अब हमने अगर प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट निकालनी हो, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास हो गया 120। ठीक है। फिर इसी तरह फिर अब यहाँ पे अब हमने देखना है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स कितने लगे जो हमारे जॉब 45 पे लगे हैं। तो लेबर आवर्स देखो 10 आवर्स लगे हैं जॉब 45 के ऊपर, तो ये चीज तो हमें यहाँ पे सामने ही है। ठीक है। तो 10 आवर्स लगे हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स जॉब 45 के ऊपर, तो 10 यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 आ गया। अब हमने क्या करना है? दोनों को प्लस कर लेना है। तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 160। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे आते हैं, दोनों को प्लस कर लेंगे, 945 आ गई हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर अब चलते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेम चीज है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। तो इसका क्या मतलब है कि वो 20% है किसका? प्राइम कॉस्ट का। तो प्राइम कॉस्ट 785 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये हमारे पास आ गया नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। अब निकालते हैं टोटल टोटल कॉस्ट। तो वो आ गई 1102। अब हमने निकालनी है सेलिंग प्राइस। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं स्टेप 2 के ऊपर। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या सेलिंग प्राइस डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो यूजिंग द अबव फार्मूला जो मैंने आपको लिखा था। तो वो क्या फार्मूला था? अब देखते हैं यहाँ पे क्या मार्कअप है या मार्जिन है। मार्जिन है, तो मार्जिन के थ्रू आपकी सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है? मार्जिन के थ्रू ये फार्मूला यूज करना है आपने। तो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 1102 डिवाइडेड बाय 1 माइनस मार्जिन परसेंटेज कितनी है? 16% है, तो 1 - 16% ब्रैकेट क्लोज, आंसर आ गया। ठीक है, ये है हमारा आंसर 1312। ये हमारा आंसर 1312। ठीक हो गया। तो बस ये पहला क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह से करना था। फिर अब आगे चलते हैं, बाकी वाले भी क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं करा सका। तो चलिए ठीक है, मूव ऑन करते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी थोड़ा सा पेस अप करते हैं हम चीज़ों को। तो अब यहाँ पे क्या है? अ कस्टमर ऑर्डर ए बैच ऑफ 400 टॉयज, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस फॉर दिस बैच। ठीक है, आपके पास बैच है ऑफ 400 टॉयज। बैच ऑफ 400 टॉयज का अब हम कॉस्ट कार्ड बना रहे हैं। ये क्यों ऊपर चला जाता है बार बार? चलिए टैग मटेरियल पे अब आते हैं। तो अब देखो, अब इसमें अब आपको डाटा किस तरह दिया हुआ है? उसने बताया हुआ बिजनेस मैन्युफैक्चर्स बैचेस ऑफ टॉयज। टॉयज का बैच मैन्युफैक्चर करता है बिजनेस। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो किसके लिए दी हुई है? फॉर द बैच ऑफ 250 टॉयज। टैग मटेरियल, टैग लेबर, टैग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है। प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, हम कर लेंगे। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड फाइंड कर लेंगे। फिर लिखा हुआ है एम्प्लॉइज आर पेड ऑन पीस वर्क बेसिस। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दी हुई है? पीस वर्क बेसिस पे एम्प्लॉय को आप पे करते हो, ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी हुई है? ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी हुई है ताकि आप एज्यूम करो कि जो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो आपकी वेरिएबल है।
ठीक है, आज तक आप ये अज्यूम कर लो कि जो हमारी डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो वेरिएबल है, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन सेकंड पॉइंट दिया। तो इसका क्या मतलब है कि 5 अगर 250 टॉयज का बैच अगर हम बनाते हैं उसमें इतना खर्चा आता है, तो 400 पे ऑब्वियसली जो वेरिएबल कॉस्ट होंगी वो इंक्रीज कर जाएंगी, तो इसका मतलब डायरेक्ट लेबर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल वो तो बाय डिफॉल्ट ही वेरिएबल होता है। वैसे डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन उसने ये पॉइंट दिया होता है तो अच्छी बात है। उसके बाद सेलिंग प्राइसेस टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग 20% मार्कअप। तो बस सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन भी उसने बता दिया, 20% हमने मार्कअप ऐड कर देना है। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो उसके लिए अब हमें पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट के आइटम्स अब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस वेरिएबल होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो क्या है? मशीन सेटअप कॉस्ट है। मशीन सेटअप कॉस्ट क्या होती है? मतलब जब आप बना रहे हो तो आप क्या करते हो? आपने मशीन को पहले सेटअप करना है, मतलब उसका एक तरह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है उस बैच के हिसाब से। उस बैच में जो आपने यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस करने हैं, उस उन यूनिट्स के हिसाब से आप उस बैच की सेटिंग कर रहे होते हो कि हमने उस तरह की उसको कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर करोगे ताकि बैच में जो आपकी मशीन्स हैं वो उस तरह की यूनिट को प्रोड्यूस कर सकें। तो इसको कहा जाता है मशीन सेटअप कॉस्ट। तो ये तो आपकी वन टाइम कॉस्ट है ना, मतलब जब आप बैच को जब आप स्टार्ट करोगे बनाना उस टाइम पे आप लगा आपकी कॉस्ट इनकर होगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। फिर डिजाइनर फी भी आपको जब पर यूनिट नहीं गिवन, तो इसका क्या मतलब? आपने अज्यूम कर लेना कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये चीज थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों आपके फिक्स्ड है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकालनी है। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट निकालते हैं और फिर डायरेक्ट लेबर पर यूनिट निकालते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है? 2500 कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 250, और फिर डायरेक्ट लेबर 2000 डिवाइडेड बाय 8, नहीं सॉरी, डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, फिर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट अब इस वाले बैच में देखते हैं। तो पर यूनिट आपकी या पर टॉय आपकी क्या है? $10 है। तो 400 टॉयज पे कितनी लगेगी? तो मल्टीप्लाई पे 40। इसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर अब डायरेक्ट एक्सपेंस पे चलते हैं। वो कितना हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट है 1200 प्लस 500। प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। ये प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड का लिया हुआ है। प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट। इसका क्या मतलब है कि इस 2420 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल 10% के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हम निकालते हैं 2662। ठीक है, फिर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड क्या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसका क्या मतलब है कि नहीं दिया हुआ तो जीरो होगी। टोटल टोटल कॉस्ट आ गई 2662। फिर अब चलते हैं स्टेप्स के ऊपर। अब हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 में हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्टली सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग अबव फार्मूलाज। तो हमारा क्या है? मार्कअप है या मार्जिन है? तो हमारा मार्कअप है। ठीक है, मार्कअप यूज होगा। इसका क्या मतलब है? मार्कअप वाला फार्मूला उठाते हैं ऊपर से। ये फार्मूला आप बेशक रट लें, ठीक है, ये आपकी जिंदगी आसान कर देता है। तो टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज क्या है? 20%। तो 3194 ये हमारा आंसर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये तो गलत आ गया। मैं चेक करता हूँ। क्या गलती की है मैंने? 40 से मल्टीप्लाई कर दिया शायद। हाँ ठीक है, 11748। 11748, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कुड बी इंक्लूडेड इन इन जॉब कॉस्ट कार्ड? जॉब कॉस्ट कार्ड के अंदर कौन सा आइटम इंक्लूड होंगे या हो सकते हैं? तो एक्चुअल डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड होती हैं। एक्चुअल डायरेक्ट कॉस्ट बिल्कुल इंक्लूड हो सकती हैं। जवाब आखिरी वाला जब आप जॉब कास्ट बना रहे होते हो अपनी अकाउंटिंग में एंट्रीज करने के लिए, उस टाइम पे आप एक्चुअल कॉस्ट ही इंक्लूड कर रहे होते हो। बजटेड डायरेक्ट कॉस्ट बिल्कुल वो भी इंक्लूड होती हैं उस टाइम पे जब आप एस्टिमेट देने के लिए कस्टमर को बना रहे होते हो जॉब कॉस्ट कार्ड। फिर एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं, ये नहीं इंक्लूड होते क्योंकि एक्चुअल ओवरहेड आपको फाइंड करने का तरीका ही नहीं है कि जॉब पे आपके एक्चुअल ओवरहेड कितने इनकर हुए। बजटेड ओवरहेड भी आपको एक जॉब पे फाइंड करने का नहीं है कोई तरीका, इसलिए आपका जॉब कॉस्ट कार्ड के अंदर बजटेड ओवरहेड भी शामिल नहीं होते। ओवरहेड एब्सॉर्ब शामिल होते हैं, मतलब जो उस जॉब पे जो आपके एब्सॉर्ब हुए या इंक्लूड हुए वो वाले ओवरहेड्स आपके वो इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है?
कि 1, 2 और 5 इसका करेक्ट आंसर है। 3 और 4 गलत है, क्योंकि बजटेड ओवरहेड भी नहीं शामिल होता, एक्चुअल भी नहीं शामिल होता, ओवरहेड एब्सॉर्ब शामिल होता है, जिसका शेयर होता है उस जॉब का या बैच का, एक ही बात। ठीक है, चलिए फिर अब आगे चलते हैं। यहाँ पे व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस फॉर जॉब 209। जॉब 209 है हमारी। अब चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या कॉस्ट आइटम्स हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल्स ने क्या लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस जॉब 209 का, ठीक है। फैक्ट्री हैज अ ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ $8 पर आवर। ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, एक ऐसा रेट होता है जो कि आपके मतलब सब कॉस्ट सेंटर को मिला के होता है, मतलब हर कॉस्ट सेंटर का अलग से आपका ओएआर नहीं है, आपके हर एक कॉस्ट सेंटर को मिला के, आपका जो सब कॉस्ट सेंटर को मिला के जो आपका ओएआर है, तो वो $8 पर आ रहा है, तो ये होता है ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फिर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन एज 5% ऑफ रेवेन्यू। बिजनेस पॉलिसी इज टू अचीव नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, मुझे भी क्या पता, मुझसे भी ना हो पा रहा हो, क्योंकि मुझे कुछ टाइम हो गया असाइनमेंट बनाए हुए, तो क्या पता मुझे भी अब मुझसे ना हो रहा हो ये क्वेश्चन। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो टैग मटेरियल है हमारा 52 मीटर्स, मल्टीप्लाई बाय $5 पर मीटर, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सा काम है। फिर डायरेक्ट लेबर 30 आवर्स, पहला वाला, मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 25 आवर्स मल्टीप्लाई बाय $12। फिर चलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस पे, वो नहीं है हमारे पास गिवन। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड पे चलते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड, ब्लैंकेट ओवर एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, फैक्ट्री का है, तो मतलब प्रोडक्शन है, तो वो क्या है, ओआर फैक्ट्री वाला $8 पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 8 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा, जितने आवर्स काम हो रहे हैं टोटल, तो कितने आवर्स काम हो रहे हैं, 55 आवर्स काम हो रहे हैं टोटल, ठीक है। 30 प्लस 25, तो 440 हमारे पास होगी प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट। फिर आगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 1240। फिर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्सॉर्ब्ड एज 5% ऑफ रेवेन्यू। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड अब आपके 5% ऑफ रेवेन्यू एब्सॉर्ब होते हैं। हमें रेवेन्यू हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे पास टोटल कॉस्ट ही नहीं है, तो यह मसला है। तो अब इसके लिए क्या करें, बिजनेस पॉलिसीज टू अचीव नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%। इसका क्या मतलब है, अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका 25% है, इसका मतलब आपकी सारी की सारी जो कॉस्ट हैं वो कितने परसेंट होंगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट को मिला के वो आपकी फिर 75% हो जाएंगी, राइट। हाँ, सारी कॉस्ट मिला के फिर आपकी 75% हो जाएंगी, ठीक है। मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका मतलब है कि अगर नेट प्रॉफिट आपका $25 है, सेल्स अगर आपकी $100 हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा, 25। तो इसका क्या मतलब, आपकी सारी की सारी कॉस्ट कितनी होंगी, $75 होंगी, इसका मतलब 75 आपकी टोटल कॉस्ट है। तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, उसमें से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, वो 5% है रेवेन्यू का। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितने परसेंट होगी, वो हो जाएंगी फिर 70%। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आपका जो रेवेन्यू है वो आपका 100% होगा हमेशा, मार्जिन के केस में। एटलीस्ट मार्जिन के केस में जब भी मार्जिन का वर्ड मौजूद होना है, तो आपने याद रखना है कि आपका रेवेन्यू कितने परसेंट है, 100% है। रेवेन्यू या सेलिंग प्राइस एक ही बात है। तो लेस करते हो आप इसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को भी हम इग्नोर करते हैं, उसमें से भी अगर हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, एक ही बात है। तो फिर हमारे पास क्या आता है, तो फिर हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हमने कितना मेंटेन करना है, 25%। और मैं बता दिया कि आपका जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है वो कितना है, 5% है रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू का 5% क्या हो गया, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि रेवेन्यू 100% है, उसका 5% नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, जिसका क्या मतलब है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितने परसेंट है, 20% है, ओ सॉरी 70% है, ठीक है। तो आप देखो, 100% में से 70% प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, 5% नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 75%, और बाकी 25% क्या बना, आपका बचा आपका प्रॉफिट। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। तो अब चलते हैं, आप सेलिंग प्राइस अगर हमने निकालनी है, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पे जंप कर सकते हैं। कैसे, कि मैं ये बात लिख सकता हूँ कि प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू 70% मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू का 70% है,
ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू का 70% है, ठीक है, 100% वैसे हम हमेशा देखते हैं, 70% लिखा है तो उसका क्या मतलब है, 70% किसका 70% है, तो वो 100% वाला जो अमाउंट है रेवेन्यू उसका 70% है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट 70% है किसका, रेवेन्यू का। तो मैं ये भी बात लिख सकता हूँ 1240 इज इक्वल टू 70% मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू। तो अगर मैंने रेवेन्यू रेवेन्यू निकालना है या सेलिंग प्राइस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 1240 डिवाइडेड बाय 70%। आप इस पे कर लेते हैं, फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड बाय 70%। तो ये हमारा आंसर आ गया 1771। ये हमारा आंसर होना चाहिए, मैं एक सेकंड चेक करता हूँ। यही आंसर, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करना था। फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं, इसमें और कोई चीज मैं आपको बताना चाहूँ, बस मैं यही चीज थी, ठीक है। तो बस हमें ये पता चला नेट प्रॉफिट हमारा 25% है, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट हमारी 75% होगी। जब टोटल कॉस्ट 75% है तो किसका 75% है, रेवेन्यू का 75% है। तो उसमें से 5% हमें बता दें कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो इसका मतलब है कि बाकी जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बची है वो कितने परसेंट होगी, 70% होगी। 70% जब होंगी प्रोडक्शन कॉस्ट, किसका 70% होगी, रेवेन्यू का। तो हमने ये इक्वेशन बना ली। जब ये इक्वेशन बन गई तो हमने फिर उस इक्वेशन को रीएडजस्ट करके हमने रेवेन्यू फाइंड कर लिया। तो बस ये वर्किंग थी हमारी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन 5 पे एन इवेंट ऑर्गेनाइजर वो आपसे मांग रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट मांगना है, मतलब है कि स्टेप 2 वो आपसे मांग रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस नहीं मांग रहा, प्रॉफिट मांग रहा है। इफ 20% मार्केट इज यूज्ड, तो एन इवेंट ऑर्गेनाइजर इनकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट्स ऑन एन इवेंट। इवेंट ऑर्गेनाइजर एक अच्छी एग्जांपल है जॉब कॉस्टिंग जो बिजनेस यूज करता है उसकी। तो डेकोरेशन में आपका $400 की डेकोरेशन हो गई, अरेंजमेंट्स आपकी $200 की हो गई, डायरेक्ट लेबर आपका हो गया 20 आवर्स एट $18 पर आवर, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया 6 कॉन्ट्रैक्टर आवर्स एट $25 पर आवर, overheads are to be absorbed at a rate of $5 per hour, administrative overheads are absorbed at a rate of 20% of prime cost। ये तो इसी से क्वेश्चन लग रहा है, उम्मीद है कोई इसमें तंग नहीं किया होगा आगे जाके। तो देखते हैं अब, जॉब है कोई, सम जॉब है, कोई इवेंट है। तो इस पे अब देखते हैं कि हमारा हमारी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ गई, 400 प्लस 200। फिर चलते हैं डायरेक्ट लेबर पे, इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय $18 हो गया। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस पे चलते हैं, तो वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 25। ये हो गई हमारी प्राइम कॉस्ट। फिर चलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर, तो प्रोडक्शन ओवरहेड हमारा है डॉलर आर टू बी एब्सॉर्ब्ड एट ए रेट ऑफ $5 पर आवर। तो $5 पर आवर आपका रेट है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय कितने टोटल आवर्स काम हो रहे हैं, तो 20 आवर्स हमारे टोटल काम हो रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंस वाले ये नहीं शामिल करने होंगे इसकी, ये तो बाहर के बंदे हैं ना, इसलिए ये हमारे पास होगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड एट ए रेट ऑफ 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हम निकालते हैं, प्राइम कॉस्ट हमारी आई भी है 1110 मल्टीप्लाई बाय 20%। इसका 20% क्या है, हमारी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो ये हमारे पास आ गई 1432। अब हमारे पास क्या है, कैलकुलेट प्रॉफिट इफ 20% मार्कअप इज यूज्ड। तो एक आसान सा तरीका प्रॉफिट निकालने का, वो आप ये भी कर सकते हो, वैसे 20% से मल्टीप्लाई कर दो प्रॉफिट आ जाएगा। खैर यहाँ पे मार्कअप है तो मार्कअप में तो आसान काम है, मल्टीप्लाई बाय 20% इस तरह से प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये फार्मूला नोट्स में मैंने आपको क्लास में भी लिखाया था। तो 286 ये आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें और मैं आपको बता रहा था एक और शॉर्टकट कि यहाँ पे मार्कअप वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हो, उसमें से फिर प्रॉफिट निकाल लो। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। सेलिंग प्राइस निकाल लो, उसमें से फिर टोटल कॉस्ट को लेस कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, वही आंसर आएगा। तो देखो, पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 + 20%। ये वाला फार्मूला यूज करके जो हमने ऊपर यूज किया था, ये हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस। अब हमने अगर प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट कर देंगे, वही आंसर आ गया जो नीचे आया था। फिर बस अब चलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन 6 पे। मैं एक सेकंड थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, उसके बाद में चलेंगे।
सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आता हूँ। चलिए तो रिज्यूम करते हैं। अब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, आंसर आया था 286। मैं एक सेकंड चेक कर लूँ, हम यहीं पे थे। हाँ ठीक है, 286 आंसर आया था। फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन था ये। तो नहीं, ये तो फिफ्थ लग रहा है। एक दो तीन चार पाँच, हाँ ये तो फिफ्थ है। अच्छा सही है। तो ये जो नीचे फॉर्मेट बनाया ये सिक्स्थ का था। ठीक हो गया। तो अब जो है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे अगले वाले पे। तो इसमें क्या है, जॉब 605 है। कॉस्ट कार्ड हम बना रहे हैं फॉर जॉब 605। जॉब 605 का कॉस्ट कार्ड बना रहे हैं। तो अब इसमें जो है सेलिंग प्राइस आपसे मांग रहा है, प्राइम कॉस्ट उसने दे दी है 1800। ओवरहेड्स भी दे दी हैं 1200। फिर क्या लिखा हुआ है, 20% ऑफ ओवरहेड्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो ओवरहेड्स हैं 1200, इसमें से 80% प्रोडक्शन होगा सिर्फ। ठीक है, 1200 का सिर्फ 80% जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, क्योंकि बाकी 20% क्या है, नॉन प्रोडक्शन है इसलिए। तो ये हमारे पास हो गए प्रोडक्शन ओवरहेड। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो गई, इन दोनों को प्लस किया 2760। वो आपसे कह रहे हैं सेलिंग प्राइसेस कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 35% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, बेस्ड ऑन 35% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपने सेलिंग प्राइस अपनी कैलकुलेट करनी है। तो अब इसके लिए अब आपने कैसे वर्किंग करें, तो इसके लिए अब आप करोगे, देखो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 35% है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितने परसेंट होंगी, वो आपकी होंगी 65%। किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। देखो कि रेवेन्यू जो है, मार्जिन के केस में मार्जिन का वर्ड जब भी यूज हो रहा होगा तो आपने क्या जूम कर लेना है कि रेवेन्यू क्या है, 100% है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट अब आपकी कितने परसेंट होंगी, हमारा अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 35%, तो उसका क्या मतलब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितने परसेंट होंगी, 65%। तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है 2760। तो उसका क्या मतलब है कि हमारी फिर, तो हम ये बात लिख सकते हैं फिर, प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू 65% मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू। क्यों लिख सकते हैं ये बात, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू 100% है। अगर रेवेन्यू 100% ना होता तो हम ये बात नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल मार्कअप के केस में, मार्कअप के केस में मार्कअप जब की बात हो रही होती है ना, मार्कअप का वर्ड यूज होता है। इसका क्या मतलब है कि रेवेन्यू 100% नहीं है, टोटल कॉस्ट आपकी 100% है। तो ये बात, ये वाली क्वेश्चन हम तभी बना सकते हैं कि जब हमारा रेवेन्यू 100% हो। तो 100% का 65% क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो इसका क्या मतलब है, रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 65%। तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है या सेलिंग प्राइस या रेवेन्यू, एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि हमारी एक ही जॉब है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट 2760 डिवाइडेड बाय 65%, तो ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। यही चीज मांग रहा था। तो 4246 हमारा आंसर। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 7 के ऊपर। क्वेश्चन 7 में वो आपसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन 7 में वो आपसे कह रहा है, कुछ डाटा नहीं दिया हुआ, जॉब का नहीं बताया होगा, जॉब का नाम पता नहीं क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो प्राइम कॉस्ट आपसे मांग रहा है। अजीब बात है, प्राइम कॉस्ट मांग रहा है, मतलब इतना आसान सा कि ज़ाहिर है आसान तो होगा नहीं, आसान तो क्यों दे दूं मैं क्वेश्चन आपको। तो जॉब 380 वाज, अच्छा 380 लिखा हुआ है, जॉब 380 है। सॉरी। तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या है जॉब 380 की, $5000। बिजनेस यूजेस 25% मार्कअप ऑन टोटल कॉस्ट। 800 overheads were absorbed on the job. What is the prime cost of the job? तो अब देखो, अब आपने, अब आपको जो है टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट पहले निकाल लो, कैसे आएगी टोटल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट मार्कअप के केस में आपने ये बात याद रखनी थी कि मार्कअप के केस में 100% क्या होता है, 100% होती है आपकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 100% टोटल कॉस्ट है और आपका प्रॉफिट कितना है, मार्कअप कितना है 25%, उसका क्या मतलब है, सेलिंग प्राइस कितनी हुई, सेलिंग प्राइस पर आपकी हो गई इज इक्वल टू 100% टोटल कॉस्ट है प्लस 25% प्रॉफिट है, तो 125% होगी आपकी सेलिंग प्राइस।
तो सेलिंग प्राइस 125% है किसका, टोटल कॉस्ट का। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट 100% है। ठीक है, तो मैं क्या ये बात लिख सकता हूँ फिर कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 125% ऑफ किसका, 125% टोटल कॉस्ट का 125%। क्यों टोटल कॉस्ट का 125%, क्योंकि टोटल कॉस्ट 100% है इस वाले केस में, मार्कअप के केस में। ठीक है, तो अब मैं इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं। टोटल कॉस्ट किसकी इक्वल होगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगी सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 125% के। तो अब जो है सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 5000, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास अब हम निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 5000 सेलिंग प्राइस है, ये दी हुई है फर्स्ट लाइन में, डिवाइडेड बाय 125%। तो ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ गई तो हमारे पास 4000 की टोटल कॉस्ट आ गई है। अब हमने क्या करना है, उसने हमें बताया हुआ है कि हमारे ओवरहेड्स कितने, 800 हैं। तो प्राइम कॉस्ट कितनी होगी, 4000 माइनस 800 हो जाएगी, इज इक्वल टू 4000 माइनस 800 ओवरहेड्स। ठीक है, तो 3200 हमारा आंसर हो गया, 3200 आंसर है। ठीक हो गया। तो उसके बाद अगले पे चलते हैं, जॉब। कौन सी जॉब है, जॉब 565 है। तो अब जो है, अब इस पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑन द जॉब। तो आपको बताया हुआ है हुई सेलिंग प्राइस बताई हुई है, और आपको बताया हुआ है मार्कअप आपका 20% है टोटल कॉस्ट पे। तो उसका मतलब है कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, या आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितने परसेंट है। सेलिंग प्राइस आपकी है 100%। मार्कअप का वर्ड यूज हुआ है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 100% क्या है, टोटल कॉस्ट है। तो इजिकल टू 100% प्लस 100% टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका कितना है, 20% है, प्लस 20%। उसका क्या मतलब है, सेलिंग प्राइस आपकी क्या हुई, सेलिंग प्राइस आपकी होगी है 120%। ठीक है, तो अब अगर मैंने टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120% ऑफ किसका, टोटल कॉस्ट का, क्योंकि टोटल कॉस्ट 100% है इसलिए, मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट। तो अब टोटल कॉस्ट किसकी इक्वल हो जाएगी, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 120% के। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 12,000 डिवाइडेड बाय 120%। तो ये हमारे पास आ गया 10,000। हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। ठीक है, 10,000 हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। तो अब जो है, अब हमने प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है ना, हाँ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस 12,000 में से माइनस कर देंगे 10,000 जो हमारी कॉस्ट है, तो हमारा 2,000 आंसर आ गया प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 2,000 प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन पे। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट मांग रहे हैं। तो बैच 118 नाम है। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई बाय, दो तरह के इनपुट्स हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो 200 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा $6 पर यूनिट है कंपोनेंट ए का, फिर प्लस कंपोनेंट बी पे आते हैं, 250 यूनिट्स आपने इनपुट किए एट $8 पर यूनिट, तो 250 मल्टीप्लाई बाय $8। ये हो गया 3200 हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया। फिर डायरेक्ट लेबर पे चलते हैं, तो डायरेक्ट लेबर का अब यहाँ पे क्या ट्रिकी पॉइंट है, ये वाला, सॉरी। तो यहाँ पे क्या ट्रिकी पॉइंट है, ये थर्ड वाला। तो क्या लिखा हुआ है, 184 प्रोडक्टिव आवर्स वर स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग दी बैच, आइडल टाइम रेशियो इज 8%, आवरली रेट इज $15। देखो, अब देखो आवर्स स्पेंट कितने हुए, प्रोडक्टिव आवर्स ने कहा 184 थे। तो हमें क्या, जो आइडल आवर्स होते हैं, क्या उन्हें क्या सिर्फ हम जो पे करते हैं लेबर को, क्या हम सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स आवर्स के लिए करते हैं, नहीं, हम टोटल आवर्स के लिए करते हैं। तो टोटल आवर्स कितने हैं, या टोटल आवर्स स्पेंड, या टोटल आवर्स वो कितने हैं जो इस बैच पे स्पेंड हुए, प्रोडक्टिव आवर्स नहीं, आइडल टाइम को मिला के। तो हमारे प्रोडक्टिव आवर्स 184 हैं, आइडल टाइम हमारा 8% है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा आइडल टाइम 8% है, तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने परसेंट होंगे, वो हमारे हो जाएंगे 92%। तो इसका क्या मतलब है कि हम टोटल आवर्स निकालने, तो हम क्या करेंगे, 184 डिवाइडेड बाय 92%।
200 हमारे पास आवर्स हो गए हैं, वो वाले आवर्स जो कि आपके टोटल आवर्स हैं। ये 200 आवर्स हमारे हो गए हैं टोटल आवर्स। एक बार फिर से मैं बताया हूँ कैसे किया हमने ये काम। हमने देखो कि हमारा जो टोटल आवर्स हैं वो हमेशा आपने जूम कर लेना है, वो क्या है 100% है। ठीक है, अब इस टोटल आवर्स में से अब आपका कुछ पोर्शन जो है वो क्या है, प्रोडक्टिव आवर्स हैं। एक सेकेंड। और दूसरा पोर्शन क्या है, आइडल आवर्स हैं। तो आइडल आवर्स का आपको बताया होगा कितने परसेंट था, वो 8% था। इसका क्या मतलब है कि बाकी जो 92% है वो क्या है, वो प्रोडक्टिव आवर्स हैं। तो प्रोडक्टिव आवर्स आपको गिवन है 184। तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ, प्रोडक्टिव आवर्स इज इक्वल टू 92% मल्टीप्लाई बाय टोटल आवर्स। क्यों, क्योंकि टोटल आवर्स 100% है इसलिए। तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। इसका क्या मतलब है, टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, प्रोडक्टिव आवर्स डिवाइडेड बाय 92%। तो यही काम हमने यहाँ पे किया। प्रोडक्टिव आवर्स 184 आवर्स थे, डिवाइडेड बाय 92% हमने कर लिया, तो हमारे पास आ गए टोटल आवर्स। ठीक है, तो अब टोटल आवर्स हमारे 200 आवर्स हैं, तो इस पे हमें रेट कितना मिल रहा है, आवरली रेट इज $15। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 50। ये हमारी होगी डायरेक्ट लेबर। फिर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा स्पेशल टूल्स फॉर बॉट टू बी यूज्ड ऑन द बैच फॉर $800। स्पेशल टूल्स आपने बाय किए जिनको आपने बैच पे यूज करना है $800 का। $800 की थी उनकी कॉस्ट, तो 800 यहाँ पे लिख देना है। तो ये हमारे पास होगी प्राइम कॉस्ट 7000। ठीक है, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड पे चलते हैं। तो ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड एट ए रेट ऑफ $10 पर लेबर आवर। ठीक है, आपकी किस तरह से एब्सॉर्ब होते हैं, एट रेट ऑफ $10 पर लेबर आवर। OAR है आपका $10 पर लेबर आवर। तो आपके लेबर आवर कितने काम हो रहे हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय $10 कर देना है बस। ये आपके प्रोडक्शन ओवरहेड, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। फिर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड का उसने नहीं दिया हुआ कुछ, तो हमने assume कर लेना है जीरो है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे आते हैं, टोटल कॉस्ट पे आते हैं, वो हो गई 9000। फिर अब आपने क्या करना है, आपने कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी है, कॉस्ट पर यूनिट इन बैच। तो हमारे पास बैच में टोटल यूनिट्स कितने हैं, तो वो है हमारे 300 यूनिट्स। तो इजिकल टू 9000 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 300 यूनिट्स। तो ये हमारे पास होगी $30 पर यूनिट हमारा आंसर है। ठीक है, $30 पर यूनिट। फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब इसमें क्या चीज़ है, प्रोडक्ट है आपकी विजिट। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट बिजनेस ने लॉन्च किया है, विजिट नाम है इसका। तो क्या मांग क्या रहा है, व्हाट सेलिंग प्राइस शुड बी कोटेड बेस्ड ऑन 40% मार्कअप। तो a business introduced a product widget. The production for this product uses substantial indirect facilities. इस प्रोडक्ट को बनने में बहुत सारी इनडायरेक्ट फैसिलिटीज आपकी यूज हो रही हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट डायरेक्ट कॉस्ट वुड ओनली कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। वो क्या कह रहा है कि आपकी ओवरहेड्स इतने ज्यादा हैं कि आपका डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ 20% होंगी, बाकी 80% क्या होगा, आपकी ओवरहेड्स होंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। एक यूनिट पे टाइम कितना लगता है, 15 मिनट्स लगते हैं। टोटल मशीन आवर्स आपके कितने हैं, जो आपके इस डिपार्टमेंट में काम होने हैं, इस पीरियड में कितना काम होने हैं, वो आपके 800 आवर्स हैं। टोटल ओवरहेड कितना है, 4000 है। अच्छा देखो, अब आपके पास मशीन आवर्स एक ही दिए हुए हैं, मशीन आवर्स आपको दिए हुए हैं, और आपको सारी की सारी आपको यूनिट्स का नहीं गिवन। तो उसका क्या मतलब है कि आपको जब मशीन आवर्स गिवन है या लेबर आवर्स अगर गिवन होते हैं, उसका क्या मतलब है, आपने OAR फाइंड करना है यहाँ पे। तो OAR पहले फाइंड कर लेते हैं। तो OAR आपका हो जाएगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हो जाएगा, इज इक्वल टू 4000 ओवरहेड है डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी लेवल, वो क्या है, टोटल मशीन आवर्स डिवाइडेड बाय 800। तो ये हमारा हो गया $5 पर मशीन आवर। ठीक है, ये यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा, तो अब जो है, अब यहाँ पे अब आपके ज़हन में अगर तो ये सवाल आ रहा है, वैसे आना नहीं चाहिए, कि फाइव कि यहाँ पे हमने यूनिट्स क्यों नहीं यूज किए। यूनिट्स हमने इसलिए नहीं यूज किए क्योंकि जॉब बैच कॉस्टिंग के केस में कभी यूनिट्स नहीं यूज होते। ये रूल याद रख लो, जॉब बैच कॉस्टिंग के केस में हर एक जॉब क्योंकि डिफरेंट होती है, हर एक बैच डिफरेंट होता है, इस वजह से यूनिट्स कभी नहीं यूज होते। ठीक है, इसलिए हमने डिवाइड किससे किया, मशीन आवर से। तो मशीन आवर हमारा एक्टिविटी लेवल था, वो हमारी बेस थी। तो हमने OR कैलकुलेट कर लिया 4000 डिवाइडेड बाई 800 आवर्स करके। तो $5 पर मशीन आवर, ये हमारा हो गया OR। अच्छा, फिर उसके बाद अब चलते हैं ओवरहेड्स आर टू बी अब्सॉर्ब। ठीक है, ऑन द अच्छा इसमें लिखा हुआ है भी है वैसे ही, कि ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर आपने ओवरहेड को अब्सॉर्ब करना, ना लिखा होता फिर भी हम मशीन आर यूज करते हैं।
फिर अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दी होती है, ये भी याद रखो। मतलब जरूरी नहीं कि आपने हर एक बात को कहीं ना कहीं फिट इन करना है, जरूरी नहीं होता है ये। कुछ बातें आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दी हुई होती हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद एन ऑर्डर फॉर 500 यूनिट्स ऑफ विजेट इज रिसीव, ठीक है। तो अब हम जो बना रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट कार्ड, वो क्या है, बैच ऑफ 500 विजिट्स, ठीक है। तो अब उस पे हमारा जो है, सॉरी, ये तो हमने पुरानी गलत इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हमारा नहीं बताया हुआ उसने, तो ओआर बताया हुआ है। तो चलो ओवरहेड की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, वहां से सेलिंग प्राइस मांग रहा है। तो हमारा जो है प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, $5 पर मशीन आवर है मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर्स कितने लगते हैं। एक यूनिट में आपके 15 मिनट्स लगते हैं। 15 मिनट्स का क्या मतलब है, आवर्स में कन्वर्ट कर लो इसको, क्योंकि हमारा रेट जो है वो पर आवर है ना, तो हमें टाइम और 1 यूनिट भी हमें आवर में चाहिए। तो 15 मिनट्स है डिवाइड बाय 60 कर लेना है। मिनट्स को जब भी आवर में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 60 कर लो। तो 0.25 आवर्स हमारे यहाँ लगते हैं, एक यूनिट पे टाइम जो है वो इतना लगता है। तो अब जो है हमारा टोटल टाइम हमारा कितना लग रहा होगा, वो हमारे लग रहे होंगे इज इक्वल टू 0.25 आवर्स एक यूनिट पे मल्टीप्लाई बाय 500 विजिट्स पे कितने लेंगे, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 आवर्स, ये हमारे टोटल आवर्स हो गए। प्रोडक्शन ओवरहेड हमारा कितना होगा, $5 पर मशीन आवर। हर एक मशीन आवर जो आपका कंज्यूम होता है उस पर आपका ओवरहेड की कॉस्ट कितनी जनरेट होती है, $5 की। तो $5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल कॉस्ट कितनी जनरेट हुई, तो 125 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, फिर अब देखो, अब आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट बताई हुई है कि वो कितनी है, 20% है टोटल कॉस्ट का। तो इसका क्या मतलब है कि आपके ओवरहेड्स कितने परसेंट होंगे, वो 80% होंगे टोटल कॉस्ट का, ठीक है। तो ये बात मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर हमारे यहाँ हमारे जो है, जो प्राइम कॉस्ट है इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल कॉस्ट है। तो ओवरहेड्स कितने परसेंट होंगे, ओवरहेड्स हो जाएंगे 80% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो इसको अब मैं टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो मैं इक्वेशन को रीएडजस्ट कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 80%। टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी फिर इज इक्वल टू, यहाँ पे अब लिख लेते हैं। तो हमारे ओवरहेड्स कितने हैं, 625 है, तो 625 सॉरी डिवाइडेड बाय 80%, तो ये हमारे पास होगी टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चीज निकाली है। तो टोटल कॉस्ट हमारी होगी $781। फिर अब उसने क्या किया हुआ है, उसने बताया हुआ है कि व्हाट सेलिंग प्राइस शुड बी कोटेड बेस्ड ऑन 40% मार्कअप। तो 40% मार्कअप को यूज करके सेलिंग प्राइस अब आपने कोट करनी है। तो इसका क्या मतलब है, वो वाला ऊपर वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस यूजिंग मार्कअप इज इक्वल टू, फिर से लिख लेता हूँ ये फार्मूला। ये फार्मूला था टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज। तो इज इक्वल टू 781 मल्टीप्लाई बाय 140%। ये हमारा आंसर होना चाहिए 1094 आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बस आखिरी दो क्वेश्चन बच गए हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, सारा डाटा वही है, लेकिन आपसे सिर्फ जो डिफरेंट चीज जो आपसे जो यहाँ पे लिखी हुई है वो क्या है, कि आपकी सेलिंग प्राइस कौन सी कोट होनी चाहिए बेस्ड ऑन 40% मार्जिन। अब मार्जिन की बात है, बस सिर्फ ये फर्क है यहाँ पे। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास जो है, हाँ, टोटल कॉस्ट ये हो गई है। फिर अब वो वाला मार्जिन वाला फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। तो यूजिंग सेलिंग प्राइस यूजिंग मार्जिन वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो वो कैलकुलेट होती है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय
1 माइनस मार्जिन परसेंटेज, तो 781 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 40% है मार्जिन हमारी, तो 40%। ठीक है, 1302 हमारा आंसर आ रहा है, 1302। ठीक हो गया, तो बस ये हमारा आंसर था। अच्छा, एक और या चलें, बस ठीक है। फिर उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे अब वो क्या कह रहा है, इसको अब यहाँ से सही से व्यू नहीं हो रहा। तो आपसे कह रहा है जॉब या बैच अकाउंट, उसमें क्या चीज डेबिट होती है, क्या चीज क्रेडिट होती है, वो ये पूछ रहा है। तो जॉब या बैच अकाउंट जो है, वो आपने याद रखना है किसकी तरह का अकाउंट है, वर्क इन प्रोग्रेस की तरह का अकाउंट है। उसमें सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट एक्चुअल वाली डेबिट होती है, बजट वाली नहीं। एक्चुअल वाली, एस्टिमेटेड भी नहीं होती, बस एक्चुअल होती है, सिर्फ एक्चुअल डायरेक्ट कॉस्ट डेबिट होती है। और क्या चीज डेबिट होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड का शेयर डेबिट होता है। प्रोडक्शन प्रोडक्शन ओवरहेड जो एब्सॉर्ब किया होता है वो डेबिट होता है। इसी तरह नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड का भी शेयर डेबिट होता है, या जो एब्सॉर्ब किया हो वो डेबिट होता है। फिर क्रेडिट क्या होता है, जब आपके पास जॉब कंप्लीट हो जाती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। कहाँ पे क्रेडिट होती है, फिनिश्ड जॉब्स अकाउंट के अंदर। फिर इसी तरह आपके पास जो पीरियड के आखिर में बच जाए तो वो नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर हो जाती है, तो वो भी क्रेडिट साइड पे लिखा होता है। पिछले पीरियड से कोई आपके पास इनकम्प्लीट जॉब आ रही हो या बैच आ रहा हो, तो वो आपके पास ओपनिंग बैलेंस में लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टार्ट में। तो क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ जॉब ट्रांसफर टू दिस पीरियड फ्रॉम प्रीवियस पीरियड, मतलब आपके पास पिछले पीरियड से ट्रांसफर हुई जॉब की वैल्यू इस पीरियड में, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट होगा तो ये डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास हमेशा डेबिट साइड पे लिखा होता है वाला अमाउंट। फिर उसके बाद चलते हैं आगे सेकंड वाले पे। तो डायरेक्ट मटेरियल्स इश्यू टू जॉब। डायरेक्ट मटेरियल आप इशू करते हो जॉब पे, तो जाहिर है ये आपके पास एक्चुअल कॉस्ट है, तो ये क्या होगी, डेबिट साइड पे लिखा हुआ होगा। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल इशू टू फैक्ट्री। इनडायरेक्ट मटेरियल जो है आपने जो इशू कर रहे हो तो वो नहीं होता, मतलब आपका तो वो तो आपके प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट के अंदर डेबिट होता है, जॉब अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं होता। उसका क्या मतलब है, क्या हो जाएगा, नाइदर डेबिट नर क्रेडिट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं, कॉस्ट ऑफ आवर्स वर्कड ऑन दिस जॉब। तो जो घंटे इस जॉब पे स्पेंड हुए हैं तो वो ऑब्वियसली डेबिट हो जाएगी उन घंटों की कॉस्ट। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड ऑन दिस जॉब, ये भी ऑब्वियसली डेबिट हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट है इसलिए। फिर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ये प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट के अंदर ये एडजस्टमेंट होती है, इस अकाउंट के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये नाइदर डेबिट नर क्रेडिट आ जाएगा। फिर मुझे बहुत लगने लग गया जुकाम अब। तो अब चलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड एब्सॉर्ब इनटू वैल्यू ऑफ दिस जॉब। तो प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट जो आपने इस जॉब के अंदर जो आपने एब्सॉर्ब किया, तो ये सारे क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। फिर अदर ओवरहेड्स एब्सॉर्ब इनटू वैल्यू ऑफ दिस जॉब, ये भी बिल्कुल डेबिट हो जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड जॉब, ये आपके पास क्रेडिट हो जाती है यहाँ से। ठीक है, मतलब ट्रांसफर हो जाती है फिनिश्ड जॉब्स अकाउंट में। फिर क्लोजिंग बैलेंस, ये अब आपके पास अगली पीरियड में एक तरह से ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा होता है। तो बस ये आंसर। ठीक है, तो बस फिर अब एंड करते हैं। बस अब ये असाइनमेंट जो है, अगर आप लोगों ने पहले अगर ये वीडियो देख लो तो फिर अब आप लोगों ने फिर से ये असाइनमेंट लाजमी कर लेनी है। ठीक है, तो ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो टॉपिक देखो, अब इसमें कोई नई चीज नहीं थी असाइनमेंट में, लेकिन वो कंफ्यूज इतना ज्यादा क्यों होगा क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने, मतलब एक तरह से सारे समझो जो भी कंफ्यूजन सारी हमें वन में हो सकती थी, पॉसिबल कंफ्यूजन, वो सारी की सारी मिला के इस असाइनमेंट में मौजूद है। तो कोई नई चीज नहीं है, बस सिर्फ कंफ्यूज किया हुआ परसेंटेजेस को खेल के। तो ये असाइनमेंट लाजमी एक बार फिर से कर लेना, इसी तरह वर्किंग लाजमी करनी है, ताकि आपका टॉपिक ये क्लियर हो जाए। ठीक है, बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।